हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टैटिस्टिकल मेथड का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को थ्योरी वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो कल थोड़ा सा पिताजी को चोट लग गया था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज भी वीडियो बनाना लेट हो गया है। तो कल ही आप लोगों का एग्जाम है, मैं आप लोगों को 2 से 3 वीडियो आज ही दे दूंगा। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और तैयारी आप लोगों की अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक वो है काई वर्ग परीक्षण या काई स्क्वायर टेस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है काई स्क्वायर टेस्ट? तो दोस्तों, काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो उससे हमें यह पता चलता है कि दो चर जो हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या नहीं। हमें काई स्क्वायर टेस्ट से एक ही चीज पता चलता है कि दो चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या नहीं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। तो यह बताता है कि क्या दो चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। काई वर्ग का परीक्षण क्या बताता है कि क्या दो चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यदि किसी समग्र से अनेक यादृच्छिक प्रतिचयन चुनकर उनका अध्ययन किया जाए तो प्रतिदर्शों के अलग अलग काई वर्गों का मान छोड़कर पूरे समग्र के बारे में अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रतिदर्श का मतलब होता है दोस्तों सैंपल। सिंपल समझ रहे होंगे आप लोग। तो सिंपल जैसे ब्लड वोड निकाल के सिंपल नहीं लेकर जाते, उसी टाइम का सिंपल होता है। जैसे 50 लोग रहेंगे तो उसमें से 10 लोग को चुन लेंगे तो हो गया सिंपल। तो क्या हो गया, यदि किसी समग्र में से झुंड में से अनेक यादृच्छिक प्रतिचयन चुनकर उनका अध्ययन किया जाए तो प्रतिदर्शों के अलग अलग काई वर्गों का मान छोड़कर पूरे समग्र के बारे में अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। तो ये हो गया दोस्तों काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पे दोस्तों ओ का जो मान होता है वह होता है प्रेक्षित मान। ओ बराबर प्रेक्षित बारंबारता होता है और ई बराबर होता है प्रत्याशित बारंबारता। इस पे मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा आप लोगों को और अच्छे से। तो ये हो गया दोस्तों क्या, प्रेक्षित बारंबारता और प्रत्याशित बारंबारता। आगे चलते हैं। सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिकल क्या होता है? तो गणित की वह शाखा जिसके द्वारा आंकड़े एकत्रित विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या कहता है, आंकड़े को एकत्रित किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का उपयोग भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए, किसी विशिष्ट घटना के घटित होने की संभावना जताने के लिए या निर्धारित करने के लिए या किसी सर्वेक्षण के बारे में सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और आंकड़ों की व्याख्या की जाती है। मतलब दोस्तों, कोई आंकड़ा रहेगा उसको क्या करेंगे, एकत्रित कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको विश्लेषण करेंगे, फिर उसका व्याख्या करेंगे, तो उसी को कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का उपयोग हम भविष्य की भविष्यवाणी के लिए करते हैं, कोई विशिष्ट घटना के घटित होने की संभावना के लिए करते हैं, या निर्धारित करने के लिए करते हैं दोस्तों। यदि किसी सर्वेक्षण के बारे में सवालों का जवाब देना पड़े तो वहां पर भी हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सांख्यिकी। आगे चलते हैं। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? स्कैटर डायग्राम दोस्तों एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जितना भी है सब एग्जाम पूछा गया। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है? आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो उसमें क्या करते थे, इस आकार का एक ग्राफ बनाते थे। तो दोस्तों, यही जो ग्राफ है इसी को कहते हैं स्कैटर डायग्राम, इसी को स्कैटर ग्राफ कहते हैं। तो यह एक ग्राफिकल टूल है। यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध को दर्शाता है। स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध को दिखाता है। इसे डॉक्टर काओरू इशिकावा ने बनाया था। किसने दोस्तों? डॉक्टर काओरू इशिकावा ने बनाया था। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है? स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल होता है जो यह बताता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध है या नहीं। तो किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी समस्या में उसके होने के कारण और उन कारणों से जो प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी डाटा का रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि उन दोनों वेरिएबल में क्या संबंध और किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में संबंध को दिखाता है। इसे डॉक्टर काओरू इशिकावा ने बनाया था। इसका कार्य है किसी भी समस्या में उसके होने के कारण और उन कारणों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव का डाटा एकत्र करना।
इससे हमें यह पता चलता है कि उन दोनों वेरिएबल में क्या और किस तरह का संबंध है। तो ये होता है स्केटर डायग्राम। दिखा देता हूँ आप लोग स्केटर डायग्राम दोस्तों, देखिए ऐसा ही होता है। ये दोस्तों है स्केटर डायग्राम। एक दोस्तों इधर वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस, बीच में क्या होता है दोस्तों पॉइंट पे ओ। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई आंकड़ा इधर से हम लेकर आएंगे, इसको यहाँ पे लेकर आके मिला के देंगे, तो हमें इसमें संबंध पता चल जाएगा कि दोनों में क्या संबंध, क्या वेरिएबल है दोस्तों। इसी को कहते हैं स्केटर डायग्राम। आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह एक ग्राफ है। हिस्टोग्राम क्या है? यह भी एक ग्राफ है जो किसी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डाटा का बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डाटा को दिखाता है। यह एक ग्राफ है जो किसी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डाटा को बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डाटा को दिखाता है। दोस्तों यही होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डेटा को समराइज करने में, मतलब दोस्तों विश्लेषण करने में मदद करता है, और यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी मदद करता है। यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा को होना आवश्यक होता है दोस्तों। डाटा जितना हमारे पास अधिक होगा उसका एनालिसिस और रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों यह था क्या हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो किसी टाइम इंटरवल में लिए गए न्यूमेरिकल डाटा को बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डाटा को दिखाता है। हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डाटा को समराइज करने में मदद करता है, और यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी मदद करता है। यह प्रोसेस होने के बाद ही बताता है कि यह प्रोसेस कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। आगे भी है दोस्तों, हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। डाटा जितना होगा एनालिसिस करने का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। तो यह तो देख लिए दोस्तों आप लोग, हिस्टोग्राम ग्राफ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्टोग्राम ग्राफ मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, इस आकार का होता है। मैंने आप लोग को बना दिया, फिर से बना देता हूँ। तो दोस्तों यह था हिस्टोग्राम ग्राफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब जो भी है, जो भी मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान है दोस्तों सब। मैं इससे जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, और एक आध दो थ्योरी का भी क्वेश्चन वीडियो में कल डाल दूंगा। उसके बाद पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पे नंबर अच्छा खासा उठेगा और पढ़ाना बहुत कम है और टाइम भी बहुत कम है। आगे चलते हैं। और आप लोग को परेशान नहीं होना कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एकदम मैं बताऊंगा, सिर्फ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब देखेंगे क्या दोस्तों, देखेंगे नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना क्या होती है। तो शून्य परिकल्पना वैकल्पिक परिकल्पना की प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब दोस्तों होता है उल्टा। जो शून्य परिकल्पना होता है वह वैकल्पिक परिकल्पना का उल्टा होता है, जिससे हम यह कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसी को हम शून्य परिकल्पना कहते हैं। जब दोस्तों दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना कहते हैं। इसे एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एच ओ। शून्य परिकल्पना को एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। द्विपद बंटन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो दोस्तों द्विपद मतलब दोस्तों दो पद, ऐसे ही आप लोग आ रहा। द्विपद का अर्थ क्या होता है? दो पद दोस्तों, जिसमें एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता का स्टडी किया जाता है। तो द्विपद का मतलब क्या होता है? द्विपद का मतलब दो पद होता है जिसमें एक घटना की सफलता और दूसरे घटना की विफलता का अध्ययन किया जाता है। द्विपद बंटन एक खंडित आवृत्ति बंटन है जो सफलता तथा विफलता की एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। द्विपद बंटन क्या है? द्विपद बंटन एक खंडित आवृत्ति बंटन है जो सफलता तथा विफलता के एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। इसको विकसित करने का श्रेय स्विस के गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को है। जेम्स बर्नौली को दोस्तों इसको विकसित करने का श्रेय जाता है। इसको दोस्तों उनकी मृत्यु के 8 वर्ष के बाद क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। उनकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद इसको प्रकाशित किया गया था दोस्तों, द्विपद बंटन को। इस बंटन को उन्हीं के नाम पर बर्नौली बंटन भी कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज में मत होइएगा दोस्तों, बर्नौली बंटन भी एग्जाम में दे सकता है। तो द्विपद बंटन को ही बर्नौली बंटन कहा जाता है। द्विपद बंटन में दोस्तों क्या पता चलता है? द्विपद बंटन में ये पता चलता है कि किसी घटना की सफलता और विफलता के बारे में हमें जो पता चलता है दोस्तों, उसी को द्विपद बंटन कहते हैं। आगे चलते हैं। एनालिसिस वेरिएंस, प्रसरण विश्लेषण क्या होता है? प्रसरण विश्लेषण विभिन्न समंक समूहों में पाए जाने वाले अंतरों की सार्थकता का परीक्षण
करने की एक प्रक्रिया है। प्रसरण विश्लेषण क्या है? प्रसरण विश्लेषण विभिन्न समंक समूहों में पाए जाने वाले अंतरों की सार्थकता का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें समूहों की सजातीयता का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? समूहों की सजातीयता का अध्ययन किया जाता है। या प्रसरण विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से कुल प्रसरण को विभिन्न कारणों से होने वाले प्रसरण संघटकों में विभाजित करके उनकी तुलना द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श माध्यों की सजातीयता की जांच की जाती है। तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रसरण विश्लेषण। तो इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए हिंदी में इसी शब्द को अलग अलग देखा इसमें, क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट स्टैटिक्स में सब कुछ अलग अलग ही रहता है, सिर्फ इंग्लिश सबका मैच होगा, तो आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान देते रहिएगा, इसलिए मैं सबका इंग्लिश ही बताते जा रहा हूँ। तो प्रसरण विश्लेषण को इंग्लिश कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है? यह एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से कुल प्रसरण विभिन्न कारणों से होने वाले प्रसरण संघटकों में विभाजित करके उनकी तुलना द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श माध्यों की सजातीयता की जांच की जाती है। आगे चलते हैं। प्रतिचयन जिसे कहते हैं सैंपलिंग इंग्लिश में कहते हैं। सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग दोस्तों एक बड़ी आबादी या ऐसे समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करने की विधि को ही कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके क्लास में दोस्तों मान लिया 500 बच्चे में से वह 10 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों 10 बच्चे जो हैं वही क्या कहलाएंगे? सैंपलिंग कहलाएंगे। सैंपल के लिए 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, 10 बच्चों से पूरे क्लास का आंकड़ा लगा लेगा कि पूरे क्लास के बच्चे कैसे हैं, तो उसी प्रक्रिया को सैंपलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर जो होता है वह खून की एक बूंद की जांच करके रोगी के खून की संरचना और उसके वर्ग के बारे में बता देता है कि किस कैटेगरी का रोग हुआ है। दोस्तों उसी प्रकार क्लास में जैसे 500 बच्चे रहेंगे या 500 डाटा दिया रहेगा, 500 डाटा में से 10 डाटा को एक जगह करके दोस्तों उससे पूरे डाटा के बारे में पता लगाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है प्रतिचयन या सैंपलिंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक हम जितना बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आ गया दोस्तों प्रायिकता। मैं जितना बता रहा हूँ सब पे न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को। यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल होती है, तब ए और बी प्रकारों में से प्रत्येक समसंभावी है, तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटना में असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगी। इसी परिभाषा को लैप्लेस का प्रथम नियम भी कहा जाता है या प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम दे देगा लैप्लेस का प्रथम सिद्धांत, तो आप लोग यही लिखिएगा कि जब या यदि कोई घटना ए प्रकार से घटती है और बी प्रकार से घटने में असफल होती है, यदि तब ए और बी प्रकार में प्रत्येक समसंभावी है, तो उस घटना के घटने की प्रायिकता ए अपान ए प्लस बी और घटना में असफल होने की प्रायिकता बी अपान ए प्लस बी होगी। इस परिभाषा को लैप्लेस का प्रथम नियम कहते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल दशाओं की संख्या बट्टा समस्त संभावित दशाओं की संख्या। तो प्रायिकता दोस्तों जो होता है उसका मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। तो यह था दोस्तों प्रायिकता। आगे चलते हैं। मीडियन क्या होता है? तो दोस्तों मीडियन क्या होता है, मैंने इस पे न्यूमेरिकल लगवा दिया, फिर से लगवा दूंगा। तो यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए, तो उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य मीडियन कहलाएगा। यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए, तो उन श्रेणी के मध्य मतलब बीच का जो पद होगा उसी को मीडियन का। जैसे दोस्तों मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 दोस्तों ये 5 संख्या, इसमें बीच में क्या है? बीच में देखिए 12 है, ये दोस्तों 11 है, तो बीच में क्या है? 12 है। तो ये 12 जो दोस्तों क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे मोड। मोड क्या होता है? तो श्रेणी में वह पद जिसकी आवृत्ति बार बार हो या जो सबसे अधिक आता है उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। या कह सकते हैं श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद को मोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10, 11, 12, 10, 14, 16, 10, 20, 10। तो देखिए यहाँ पे 10 कई जगह आ रहा है, तो उससे बार बार आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। तो मीडियन क्या होता है? यदि आंकड़ों के उनके परिणाम के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए, तो उस श्रेणी के बीच के पद को क्या कहते हैं? मीडियन। यदि श्रेणी में वह पद जिसकी आवृत्ति बार बार हो तो उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो दोस्तों यह था कुल आपका 11 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया है। सभी मैंने मेडिकल कराऊंगा, इसके बाद आप लोगों को एक या 2 थ्योरी का और ही क्लास दूंगा। तो उम्मीद करते हैं मैंने जितना भी बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।